साथियों, क्या आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं? बहुत बड़ी बात है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बॉम्ब्स हैं। दोनों के पास इतने घातक बॉम्ब्स हैं कि यदि एक तरफ भी बॉम्ब फटा तो बर्बाद दोनों हो जाएंगे। अगर हम में से कोई ये गलतफहमी पाल ले कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान का बॉम्ब पाकिस्तान में फटेगा, जी नहीं। वो एक संगीत में आपने सुना होगा, एक गीत भी है, नदियां, पवन, हवा के झोंके, इन्हें कौन रोके। एक संगीत है, बॉलीवुड का गीत है, मैं मिस कर रहा हूं उसके सही वर्ड्स तो क्या है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही अगर बॉम्ब फटा तो वो ये भूल जाता है कि मैं पाकिस्तान की सरहद में फटा हूं कि इंडिया की सरहद में फटा हूं। सरहद में अगर पाकिस्तान, क्योंकि चुन्नू सा तो बिल्कुल पाकिस्तान है, अगर वहां बॉम्ब फटा तो निश्चित ही भारत के कई सीमावर्ती राज्यों तक प्रभाव आएगा। अगर भारत में कोई बॉम्ब फटा तो उसका नुकसान पाकिस्तान तक जाएगा, और ना भी जाए तो इतना तो तय है कि बॉम्ब फटने से बचने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई चलाने लायक बच गया तो वो बदला लेके रहेगा, क्योंकि भारत ने तो कसम खा रखी है ऑलरेडी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी। नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि पहली बार तो बम चलाएंगे नहीं, लेकिन इतना बड़ा देश है कि तुम्हारे एक बार बम चलाने से हम बच भी गए अगर, तो बेटा तुम्हें नक्शे से मिटा के रहेंगे। कहने का मतलब है नो फर्स्ट यूज, पहली बार तो हम उपयोग करेंगे नहीं, लेकिन फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये प्रक्रिया दोनों ही देशों को एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता है। जब ये प्रक्रिया अच्छे से पता है तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों देशों में इतनी बार एक दूसरे के खिलाफ गर्म भावनाएं पैदा हो जाती हैं, हॉट टॉक्स हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि अब तो युद्ध होके रहेगा। पाकिस्तान के कई बेरोजगार नेता एक लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं कि भैया हमारे पास परमाणु बम है ना, जैसे अपने शोले के अंदर डायलॉग है कि मेरे, कौन सी फिल्म के अंदर, मैं मूवी का नाम भूल गया यार, कि मेरे पास माँ है, ऐसे पाकिस्तानी कहते हुए पाए जाते हैं मेरे पास बॉम्ब है। भैया बॉम्ब दोनों के पास है, ये बात दोनों के राजनेताओं को अच्छे से पता है। ऐसी स्थिति में आपको जानने के लिए आज जो जानकारी मिल रही है वो ये है, इन बॉम्ब्स की हिफाजत कैसे की जाती है। जरा विचार करिए कि आज हमारे अभिनंदन जी उड़े और उड़ करके जाकर पाकिस्तान में बॉम्ब गिरा के चले आए। आपने देखा होगा भारत के द्वारा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा गया। क्या आपको नहीं लगता, कई बार आपका दिमाग भी खुराफाती दिमाग तो चलता होगा, आप में भी कईयों के अंदर दिमाग में वैज्ञानिक पनपता होगा। वैज्ञानिक ये कहता होगा कि यार क्यों ना ऐसा कोई करे, अभिनंदन उड़े यहां से हवाई जहाज लेकर के, अब तो राफेल भी आ गया, जाएं बकायदा और जाकर के पाकिस्तान के जहां जहां पर बॉम्ब्स रखे हैं, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हैं या रिएक्टर्स रखे हैं या फिर जहां पर यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा है, वहीं पर जाके बॉम्ब गिरा के आ जाए। यानी कि खुद तो बॉम्ब चलाना नहीं पड़े, उनके बॉम्ब के ऊपर जाके गोला गिरा दे बस, तो उनके अपने आप फटने लगेंगे। जैसे अपने नहीं होता कि भाई किसी के पास बहुत सारे बॉम्ब रखे हुए थे, आपने वहां पर चाहे एक तीली फेंक दी, अचानक वहीं भटाभट होने लग गई, तो बोले यार ये भी हो सकता है। दिमाग तो बहुत तेज दौड़ता होगा आपका, कई बार काम में मन में भी लगता होगा कि ऐसा क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन क्या आपको पता है दोनों देशों में कितनी जबरदस्त समझदारी है? आज आपको पता चलेगा। दोनों देशों में इतनी जबरदस्त समझदारी है साथियों कि ये एक दूसरे को 1991 से लेकर के आज तक ये बताते आ रहे हैं कि हमारे पास बॉम्ब कहां रखा हुआ है। आप सोच के देखिए, ये दोनों एक दूसरे को ये बताते हुए आ रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहां कहां पर हैं। आप सोचकर देखिए कितना ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि आप दुश्मन को बता रहे हो कि सुनो भैया यहां रिएक्टर लगा रखा है, यहां गोला मत चला देना। समझ रहे हैं आप इससे अंदाजा लगाइए कि दोनों देशों में इतनी समझ, और यह समझ आपको जानकर के आश्चर्य का माहौल बनेगा कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है। जी हां, और एक साल भी नहीं चूका ये। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश एक दूसरे को बकायदा बताते हैं कि भैया देखो यहां हमारा परमाणु कार्यक्रम चल रहा है और यहां तुम्हारा चल रहा है। दोनों एक दूसरे को गिनती से बताते हैं। इस बार 1 जनवरी 2022 को 31वीं बार बताया गया कि भाई मेरे परमाणु हथियार यहां रखे और तुम्हारे परमाणु हथियार यहां रखे। अब विचार कर लीजिए, आप समझ गए आप मुद्दा क्या है। तो आपको जानकर के आश्चर्य आएगा कि यार ये कैसे संभव है, दोनों में इतनी समझदारी कैसे आई। समझदारी तो देखिए, अपने कहावत और भी है कि भय-बिन प्रीत न होए गोपाला। तो भैया वो जो भय-बिन प्रीत न होए गोपाला वाली पंक्ति है ना, वो आई कहां से? वो आई इंडिया की तरफ से थी। देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा इतिहास बताते हैं आपको। इतिहास कुछ इस प्रकार से है, भारत ने परमाणु परीक्षण किए
स्माइलिंग बुद्धा आया, दुनिया ने माना नहीं। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में पहली बार जब परमाणु ब्लास्ट किया, लोगों को लगा अरे छोड़ो जी, इनसे कहां, मतलब इनको क्या पता है परमाणु ब्लास्ट क्या होता है। लेकिन भारत ने परमाणु ब्लास्ट किया। इसके बाद अटल जी के नेतृत्व में पोखरण 2 हुआ, ऑपरेशन शक्ति हुआ, हमने फिर परमाणु ब्लास्ट किया। दुनिया को यह तो समझ में आ गया कि बेटा ये चुप रहने वाले नहीं है, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है। अच्छा, ये बात पाकिस्तान को भी समझ में आ गई कि अगर बचना है तो किसी ना किसी से न्यूक्लियर बॉम्ब कबाड़ना होगा, ताकि इंडिया वाले भी डर कर रहे, ताकि उन्हें यह रहे कि इसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई बात नहीं, अगर इसके ऊपर चलाया तो ये भी फोड़ ही देगा। तो दोनों के बीच में शक्ति संतुलन के लिए पाकिस्तान भी कबाड़ करके न्यूक्लियर बॉम्ब कबाड़ लिया। चलिए, ये तक ठीक था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी इंडिया वालों ने एक बार पाकिस्तान की गजब वाली हवा टाइट कर दी। हवा टाइट कैसे करी, मैं घटना बताता हूं एक बार। उससे पहले थोड़ी और कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, 1981 की बात है। इजराइल के द्वारा इराक के अंदर बम फोड़ा गया। इजराइल ने इराक में बम फोड़ा, और बम कहां फोड़ा पता है? जहां इराक का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे थे, वहां पर उनके द्वारा बम फोड़ दिया गया। अब साहब, इराक का जब बगदाद न्यूक्लियर अपने रिएक्टर्स में धमाके देखा, तो पूरी दुनिया को अचानक यह डर पैदा हुआ कि यार ये घटना तो कहीं भी हो सकती है। दुनिया में इजराइल ने लोगों को डरा दिया, यह समझा करके कि बेटा अगर यह काम किया जा सकता है तो कोई भी कर देगा। और इजराइल ने दुनिया को एक नया मॉडल सिखा दिया, जहां पर एक तरफ अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराकर लोगों को यह बताया कि परमाणु बॉम्ब जैसी भी कोई चीज होती है, वहीं इजराइल ने 1981 में इराक के बगदाद में बम फोड़ करके यह बता दिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी टारगेट बनाया जा सकता है। डर तो लाजमी था। तो ऐसी स्थिति में सब बातें धीरे धीरे चलती रही। किसी को लगता तो था कि डर की बात तो है, लेकिन क्यों ना ऐसा कहा जाए कि दूसरे देश से पहले ही एक एग्रीमेंट करवा लिया जाए कि भाई देखो, तुम यहां बम मत फोड़ना। देखो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन लड़ाई का मतलब यह नहीं है कि बर्बाद ही कर दें एक दूसरे को। ठीक है, जनता को बिजी रखने के लिए चाहिए लड़ाई, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी बर्बाद कर देंगे एक दूसरे को। लोगों के बीच आपसी समझाइश होना शुरू हुई। पाकिस्तान का मानने वाला था, उसे तो एनी टाइम लगता था कि वो तो भाई साहब एकदम बड़े भाई साहब है। जैसे होता है ना, घर का बड़ा बेटा हमेशा समझता है कि ये घर मेरी वजह से ही चल रहा है। पाकिस्तान अल्टीमेटली है तो हमारा बेटा ही ना, तो उसको लगता था कि इंडिया तो चलिए हमारी वजह से रहा है, कोई बात नहीं साहब। तो इंडिया ने एक बार की बात है 1986 में एक युद्ध अभ्यास किया, और उस अभ्यास का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये ब्रेस्ट टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स। ये बहुत कम आपको जानने को मिलेगा, लेकिन ये कितना खतरनाक है मैं आपको इसकी वजह से जानकारी दे रहा हूं। इट वाज इन द टाइम ऑफ 1986 एंड 87 ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स। आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसने की एक तरह से भय पैदा कर दिया। क्या है कहानी, आइए मैं बताता हूं। ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स क्या है, इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि पाकिस्तान को लाइन पर लाने वाला कौन था, वो यहां से पता चलेगा। ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स 1986 में भारतीय सेना के द्वारा किया गया राजस्थान में एक ऐसा युद्ध अभ्यास था जिससे पूरी दुनिया घबरा गई। आप पूछेंगे क्या बातें कर रहे हो सर जी, दुनिया घबरा गई मतलब ऐसा कैसा युद्ध अभ्यास कर लिया आपने? अभी रुकिए, आप खुद बताइएगा कि कैसा था। मैं खुद से आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स में भारतीय सेना ने राजस्थान के अंदर जो रेत के धोरे हैं, यहां पर 5 लाख सैनिक उतार दिए। अब आप मुझे यह बताइए, 5 लाख सैनिक एक ही जगह पर उपस्थित हो जाएं, और ये जो पाकिस्तान है उसके साथ हमारा रेगिस्तान बॉर्डर बनाता है, राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, उस बॉर्डर पर 5 लाख सैनिक आकर के युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इतने सैनिक आज तक के इतिहास में, जब वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ ना, तब भी एक जगह एकत्रित नहीं थे। इससे अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात थी। और सुनिए, इतना नाटो जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल संगठन के रूप में जाने जाने वाली चीज है, उसके सैनिक भी आज तक इतनी बड़ी संख्या में कहीं एकत्रित नहीं हुए। भारत ने ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स के नाम से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इनको एक ही जगह पर, और एयरफोर्स को एक ही जगह पर मुस्तैद कर दिया।
पाकिस्तान की हवा टाइट, कारण जितनी इनकी कुल सेना नहीं है उतना तो हमने युद्ध अभ्यास में तैनात कर दिया। हालत इतनी खराब कि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया। और अच्छा, युद्ध अभ्यास में भी करते क्या थे? अब आप पूछेंगे कि युद्ध अभ्यास में किया क्या इन्होंने? भाई, ये युद्ध अभ्यास में प्रैक्टिस कर रहे थे किसी अनहोने युद्ध की, जिसने किसी ने आज तक, मान लीजिए कि परमाणु हमला हो गया तो फिर क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब सैटेलाइट से तो सारी जानकारी मिल ही जाती है। तब अंकल सैम जो थे वो मित्र हुआ करते थे पाकिस्तानियों के, तो वो इनको सैटेलाइट से सारी फोटो भेज रहे थे कि बेटा सुनो, तुम्हारे ऊपर भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। ओ भाई साहब, ये हालत देख करके, इसका नाम था ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स, आज तक के इतिहास में दर्ज है। ये घटना कब की थी? 1987 की। इस दौरान पूरी दुनिया का भारत पर प्रेशर आने लगा। आज जैसे आपको मैंने रिसेंटली अगर याद हो तो पढ़ाया है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया वालों ने अपनी सेना लाके खड़ी कर दी है, जिससे यूक्रेन को यह डर लग रहा है कि जैसे क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, भविष्य में नहीं ऐसा कहीं ना हो जाए कि पूरा की पूरा यूक्रेन जो है उसके ऊपर कब्जा हो जाए। याद करिए, एग्जैक्टली भारत ने यह हालत इसकी मचा दी। बेचारा 1972 के अंदर हार के बैठा हुआ पाकिस्तान अब यह डर रहा था, भाई साहब आज तो कुछ ज्यादा ही मतलब हो रहा है ये। पकड़ लो महाराज, ऐसे भी क्या गुस्ताखी कर रहे हो है? 1972 के अंदर लगभग 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार करवा चुका पाकिस्तान डर रहा था कि यदि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गए तो इतना तो हमारे पास में असलाह नहीं है कि हम जितना इन लोगों को टारगेट कर पाए, तो करें क्या? सब तरफ से प्रेशराइज करना शुरू किया गया। भारत पर दुनिया भर का प्रेशर आना शुरू हुआ कि भाई जी कर क्या रहे हो, हटाओ ये सब। जैसे आज रशिया के ऊपर नहीं हो रहा है, अमेरिका अलग बातचीत कर रहा है, हर देश से बातचीत करवाई जा रही है कि भाई रुको यार, ऐसे मत कर देना कि तुम यूक्रेन पर चढ़ाई कर दो, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाए। इंडिया के साथ तब हुआ। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने खुद से आकर 1988 में, देखिए 1987 की बात यह है, 1988 में खुद आगे से आकर के कहा कि माननीय, यहां मेरे परमाणु बम रखे हुए हैं, इन परमाणु बमों पर गोली मत चला देना, आपको जो करना है कर लो, नहीं तो हम अंदर ही मारे जाएंगे, खामखा क्या लेना देना। बोले सुनो, एक काम करते हैं, आपस में बैठ करके एक समझौता करते हैं। भारत ने कहा बताओ क्या है? बोले समझौता ये करते हैं, मैं बता रहा हूं मेरे परमाणु रिएक्टर कहां चल रहे हैं, परमाणु का संवर्धन कहां हो रहा है, सारी मैं सामरिक जानकारी खुद दे रहा हूं, आप इन पे गोला मत चला देना। भारत ने कहा रुको, समय दो सोचने का, ऐसे नहीं होगा। 1988 से लेकर 91 तक भारत ने भी विचार किया कि चलो ठीक है, क्योंकि हमेशा से हम लोगों को शांति प्रिय भी तो कहा गया है ना, क्योंकि हम एनी टाइम युद्ध के मूड में नहीं रहते। हम यही मानते हैं कि छोड़ो यार, हम गौतम बुद्ध के देश भी तो हैं जो अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देके चले गए। तो बोले यार छोड़ो, कोई नहीं, अब तुम डर गए ना, बस बहुत है ना। एक बहुत तगड़ी कहावत है जो कि अक्सर मैं एक पंक्ति के रूप में कहता हूं कि है ना, यार मैं उस पंक्ति को मिस कर रहा हूं, मैं अक्सर आपके लोगों में क्लास में बोलता हूं कि जो विष है ना वो उसी सर्प पर शोभा देता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। इसका मतलब यह है कि भारत ने क्षमा तब किया जब हमारे पास में गरल यानी जहर था उगलने के लिए, ठीक है, हमने उसको क्षमा किया। जाओ बे, तुम क्या याद रखोगे। तो 1991 में हम दोनों के बीच समझौता होता है और उस समझौते के अंदर हमने इनसे कहा कि चलो तुम ऐश करो, आगे से हम भी तुम्हारे साथ में इस बात पर चढ़े आते हैं। तो अब आप इस बात से समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ 1991 के अंदर एक समझौता किया और उस समझौते के अंदर हमने ये बात करी कि एक दूसरे को हम सारी जानकारी अपने द्वारा उपलब्ध करवाएंगे और साथियों ये जो जानकारी है ये हर साल 1 जनवरी को दे दी जाती है। 1 जनवरी 2021 का आंकड़ा आप यहां देख सकते हैं। हर बार ये हमारे द्वारा कन्वेंशन है जो किए गए हैं और हम हर बार इनको अपने द्वारा जानकारी भेजते हैं और ये जानकारी जिस नाम से जानी जाती है इसका नाम है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी, यानी इंडिया पाकिस्तान नॉन अटैक एग्रीमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें पहले ही पॉइंट पर यह बताया गया है कि ईच पार्टी शैल रिफ्रेन फ्रॉम अंडरटेकिंग, एनकरेजिंग, पार्टिसिपेटिंग इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी एक्शन एम्ड एट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, डैमेज टू एनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी इन अदर कंट्री। यानी पहले ही पॉइंट के अंदर सारी जानकारी है। इतना ही नहीं,
भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 2008 में एक समझौता और किया, और वो समझौता ये था कि हम एक दूसरे को ये भी बताएंगे क्या कि हमारे पास में कितने एक दूसरे के गिरफ्तार किए हुए जेल में कैदी हैं। और साथियों, हम ना केवल 1 जनवरी बल्कि 1 जुलाई को भी अपने कैदियों की संख्या भी एक्सचेंज करते हैं। हम बताते हैं कि इतने पाकिस्तानी हमारे पास कैद हैं, वो हमें बताते हैं कि इतने भारतीय उनके पास कैद हैं। तो ये इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम प्रकार के और भी एग्रीमेंट हैं, जैसे कि कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉर्डर की बॉडी के माध्यम से एक्टिवेट होती है। इसी प्रकार से मतलब ये पाकिस्तान के अंदर भी न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर के एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ था। इसके साथ साथ दोनों के बीच में एक कन्वेंशन पर भी साइन हुआ। हम लोगों ने मिलकर के ये सारी जानकारियां एक दूसरे के साथ में साझा की हैं। ये जो बात अब हम कर रहे हैं, ये 31वां टाइम है, 31वां समय है जिस समय पर हमारे बीच में ये जानकारियां हो रही हैं। बात की जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कौन से मसले हैं जिन पर अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, इंडस जल का बंटवारा हो यानी सिंधु जल का समझौता हो, उसको लेकर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के हमारी अक्सर लड़ाइयां इनके बीच में चलती रहती हैं। और सर क्रीक जो विवाद है वो भी पाकिस्तान और भारत के बीच में एक तगड़ा विवाद है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल हमने निकाला, उस पर भी पाकिस्तान अपना ही स्टैंड लिए हुए घूम रहा है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रमुख विवाद हैं उनमें सिंधु जल का बंटवारा, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सर क्रीक जल विवाद, ये कुछ प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से शेयर कर दें तमाम साथियों के साथ में, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का भी एक ऑप्शन होता है, उसे भी यूज कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ना आप एक जानकारी और कर सकते हैं अपने लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डिफेंस। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक तैयारी और करें, और वो ये है कि भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी समझौते किए गए हैं, जैसे वासेनार एग्रीमेंट क्या है ना, जैसे ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप क्या है, जैसे भारत के द्वारा हाल ही में जो न्यूक्लियर हथियार प्राप्त करने के लिए या टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए एनएसजी ग्रुप का जो सदस्य बनने की बात हो रही है वो क्या है, भारत एमटीसीआर का सदस्य कब बना, एमटीसीआर से हमारी ब्रह्मोस को फायदा क्या हुआ, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप पैरेलली और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, है ना। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने बारे में ही सही, भारत के बारे में तमाम प्रकार के वो सारी चीजें जान जाएंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पीडीएफ तुरंत डाल दिया करिए। जी बिल्कुल, नीतेंद्र कुमार भट्ट जी, बिल्कुल आपका आदेश सर आंखों पर है, लेकिन कृपया करके आप चेक कर लिया करें। हमेशा हमारे द्वारा यह उपलब्ध क्लास के तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर या जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। तो हमारा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी लाइव सेशंस। फिर चाहे आप तैयारी करें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथियों, में एक जानकारी यहां पर और साझा करना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए 1 से लेकर 3 तारीख के बीच में वर्ष 2022 की शुरुआत में 22% डिस्काउंट तमाम कोर्सेज पर दिया जा रहा था। यह ऑफर एक बार और बढ़ा दिया गया है। विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी तक अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर 22% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी करना, तो आप 5 जनवरी तक इस ऑफर का उपयोग ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी डिमांड चल रही है। लेट नाइट तक बच्चों ने कल रात 12 बजे तक भी इसे एक्सेस किया है। फिर भी जिनका सब्सक्रिप्शन लेना ड्यू रह गया, किसी कारणवश वो नहीं ले पाए, किसी भी कैटेगरी में वो सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड अंकित 10 लगा के 10% के डिस्काउंट के साथ वो 22% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 48,000 रुपीज में आपको यूपीएससी का प्लस कॉम्बो यानी प्री मेंस और यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तीनों चीजें मिल रही हैं। आइकॉनिक 61,000 में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं हमारा कॉम्बैट देना, तो कल 56 क्वेश्चन सुबह 11 बजे आपके लिए आने वाले हैं, जिसमें 4 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप पूल है, जिसमें कि पहले 3 विद्यार्थियों को 100% पढ़ाई के अंदर स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि एक प्रकार से उनकी फीस जो है वो माफ हो जाएगी।
यदि आप इस तरह से कैटेगरी में सवाल वो लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा जिस बात का होने वाला है वो ये है कि आपको 20 किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी दी जाएंगी। हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की विशेषता ये है कि लाइव मेंटरिंगशिप होती है, यहाँ पर स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस विद एडुकेटर्स होता है। आप हमारे साथ लोन फैसिलिटी का भी उपयोग ले सकते हैं जो कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, और नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं आपके 2022 में 5 जनवरी से, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। आपका नया साल शुभ रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।